नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 30 मिनट जीएस में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था वर्णमाला के बारे में। आज हम उसके आगे चलते हैं नए टॉपिक पर, जो हमारा नया टॉपिक है वर्तनी। तो देखते हैं हम कि ये वर्तनी क्या होती है। आखिरकार ये वर्तनी क्या होती है, इससे हम क्या समझते हैं। वर्तनी होती है हमारी स्पेलिंग, यानी कि जो हम इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं स्पेलिंग, वो होती है हमारी हिंदी में क्या, वर्तनी, स्पेलिंग। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या, स्पेलिंग। यानी कि जो भी शब्द होते हैं किसी भी शब्द के, यानी कि कोई भी शब्द है उसका हम भाव स्पष्ट करने के लिए, भाव बताने के लिए जिस प्रकार से हमें लिखना पड़ता है, जिस प्रकार से हम वर्ण और व्यंजनों को व्यवस्थित करते हैं, सही रूप से व्यवस्थित करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वर्तनी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में आते हैं, जिस क्रम में प्रयोग किए जाते हैं, उसे वर्तनी कहते हैं। यानी कि जो वो क्रम है लिखने का, जो सही क्रम है जिससे कि हमारा सही से अर्थ स्पष्ट हो सके, उस क्रम को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई वर्तनी की। जिस शब्द में यानी कि जब किसी शब्द में किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए हम उस शब्द में प्रयोग होने वाले वर्णों को, यानी व्यंजनों को या फिर स्वर, दोनों में से कोई भी हो, उसको यानी कि वर्णों को सही क्रम से प्रयोग करते हैं, सही क्रम से लिखते हैं, तो उस क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्तनी। वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग। वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग। इसको उर्दू भाषा में क्या बोला जाता है, उर्दू भाषा में बोला जाता है हिज्जे। क्या बोला जाता है, हिज्जे। ये हमारा उर्दू का शब्द है, तो हमें यहाँ पर जाके नीचे नुक्ता लगाना पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उर्दू के जो शब्द होते हैं उनको अलग अर्थ कर देने के लिए, यानी कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए कि वह उर्दू का है या फिर किसका है, तो हम वहाँ पर नुक्ता का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, हिज्जे। अब देखते हैं हम आगे। वर्तनी, ऐसा नहीं है कि हम केवल यहाँ पर आपको 2-3 क्लासें पढ़ा दें वर्तनी की तो आपकी अच्छे से यानी कि सारी स्पेलिंगें सही होने लगेंगी, आप कोई भी गलत स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वर्तनी है वो जो शुद्ध होती है वर्तनी, आपकी कैसे शुद्ध होगी, ये केवल और केवल 2 तरीके से शुद्ध हो सकती है कि आप हर शब्द को अच्छे से लिखें, यानी कि उसकी वर्तनी शुद्ध हो। तो वो 2 कौन से हैं तरीके। पहला तरीका कौन सा है, अध्ययन, और दूसरा तरीका हमारा क्या है, अभ्यास। यानी कि दूसरा तरीका है हमारा लेखन, यानी कि लिखने के द्वारा हमें क्या करना होगा, अभ्यास। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा हो गया क्या, अध्ययन, दूसरा हो गया लेखन। यानी कि जब हम किसी भी वर्ण को देख रहे हैं, जैसे कि आपकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी शब्द जो है उसको देखिएगा, उसको घूर के देखिएगा कि इसकी आकृति किस तरह से बनी है, ये कैसे लिखा जा रहा है। जैसे हम इसको अध्ययन को देखते हैं, घूर के हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से बना है, इसकी आकृति किस हिसाब से बनी है, कैसे लिखेंगे तो ये और ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा, क्या इसका यही शुद्ध रूप होता है लिखने का। तो इस तरह से हम प्रत्येक वर्ण या व्यंजन को या स्वर को उसको देखते हैं अच्छे से कि हाँ ये इस तरह से बनेगा, और हम उसका उसी तरह से प्रयास करते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं। तो इस तरह से जब हम लगातार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी वर्तनी जो है शुद्ध होने लगती है। तो ये तो हो गए हमारे कि किस तरह से हम वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं, और इसका कोई भी दूसरा तरीका नहीं है कि हम
कैसे उस वर्तनी को शुद्ध करेंगे। केवल 2 ही तरीके हैं, एक अध्ययन और लेखन। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम कौन सा शब्द कैसे बनेगा। और एक आप जैसे कोई वर्ड हो गया जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उस वर्ड का शुद्ध रूप देखिए किताब से या फिर नेट से, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। कोई भी वर्ड है जिसका आपको नहीं आ रहा तो उसका शुद्ध रूप एक गौर से देखिए करीब 1-2 मिनट तक, और उसको ये देखिए कि इसमें कौन सा वर्ड कैसा बना है, क्या बना है। तो जब आप उसको देखेंगे और 2-3 बार उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपके वो माइंड में खुद ही छप जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे लिखी गई थी। तो अब देखते हैं कि कुछ जानकारियाँ क्या हैं वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियाँ, यानी कि जैसे वर्णों की लिखावट है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि जो उनका शुद्ध रूप होता है, अगर हम वैसा ना लिखें और दूसरे रूप से लिख दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि हेडिंग डाल के लिख लीजिए, वर्णों संबंधी, वर्ण के लेखन संबंधी, लेखन संबंधी जानकारी। तो जैसे हम देखते हैं कि पहला खा संबंधी, जो हमारा खा सब वर्ड होता है, व्यंजन होता है, वर्ड होता है, खा से संबंधित। अगर हम खा को देखें तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं जल्दबाजी में, यानी कि ऐसा लिख देते हैं ये खा, ये हम खा लिख देते हैं, जबकि ये क्या है, ये गलत रूप है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर हमने ये ऐसा लिख दिया तो अगर हम इस तरह से खा लिखते हैं तो हो सकता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। जो हम लिखना चाह रहे हैं, जिस अर्थ के माध्यम से हम मतलब जो अर्थ स्पष्ट करना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, वो अर्थ स्पष्ट ना होगा, क्या पता दूसरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे देखते हैं कि इसका जो शुद्ध रूप होता है वो ऐसा होता है ये, यानी कि ये जो खा के ये नीचे ये जो आकृति है वो यहाँ या तो खड़ी पाई तक लग जाए, या फिर अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है तो आप केवल इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि ये इसमें जुड़ जाए, ये अलग मत रहे, इस तरह से मत रहे, इसमें जुड़ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा खा का शुद्ध रूप होगा। और वर्तनी का मतलब ये है कि हम जो भी लिख रहे हैं, जिस अर्थ के लिए लिख रहे हैं, जो हम अर्थ स्पष्ट कराना चाहते हैं सामने वाले को, जो हमने लिखा है सेम वही चीज़ सामने वाला जब पढ़े, सामने वाला देखे तो उसको भी वही अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह से हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम वर्णों को लिखते हैं। अब देखते हैं कि इसका ये खा और जो इसके लेखन संबंधी, खा को अगर हम ऐसे लिखते हैं ये, और अगर आप वही इसी जगह खा ऐसे लिख देते हैं तो देखते हैं इसमें क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या अंतर पड़ता है। अगर इस खा से हम यहाँ लिख दें खाना, और यहीं अगर हम लिख दें ये, इस तरह से लिखते हैं खाना, इस तरह से, तो देखिए दोनों का अर्थ ही बदल गया। दोनों जगह आपने खा खा ही लिखा है, खा यहाँ भी लिखा है, खा यहाँ भी लिखा है। लेकिन अगर कोई और समझने वाला होगा तो वो क्या समझ में आएगा, इसको तो वह खाना ही समझेगा, यानी कि भोजन समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको वह पढ़ेगा तो क्या पढ़ लेगा, रवाना, रवाना, यानी कि केवल हमने खा की आकृति ही बदल दी, यानी कि जो शुद्ध खा था वो हमने ना लिख करके दूसरी तरह से लिख दिया। तो उसके जो हम अर्थ स्पष्ट कराना चाह रहे थे वो अर्थ ना करके जो सामने वाला जो पढ़ने वाला है, देखने वाला है, उसने उसका अर्थ ही बदल लिया और क्या हो गया, रवाना। रवाना उसने समझा इसका मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना, यानी कि हम अर्थ देना चाह रहे थे कि भोजन से, और उसने क्या समझा, प्रस्थान से। तो इस प्रकार से हमें जो खा है, इसी प्रकार से जो और भी वर्ण हैं वो जिस तरह से हमें पढ़ाए गए हैं, हमारी पुस्तकों में जो सही रूप लिखा है, जो हमारे विद्वानों ने सही रूप लिखा है, उसी प्रकार से बनाना चाहिए। ये इस तरह से अलग रूप नहीं बनाना चाहिए, वरना उसका अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गई खा संबंधी। अब एक और चीज़ देखते हैं, शिरोरेखा संबंधी। शिरोरेखा संबंधी, शिरोरेखा संबंधी क्या है। हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग किस तरह से लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया
राम, लखन, सीता। बहुत जगह हमने लोगों को लिखते हुए देखा, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस तरह से लिखते हैं, सेम बस आगे वर्ड और अक्षर लिखते जाते हैं, उसके ऊपर ये सिरो रेखा जो है ये नहीं लगाते हैं। तो क्यों नहीं लगाते हैं ये आप लोग? क्या ऐसा ही हम लोगों को पढ़ाया गया है? जैसा कि ये लिखा था राम, क्या इसी तरह से हम लोगों को पढ़ाया गया है, या फिर किसी ने मना कर दिया कि आप सिरो रेखा नहीं लगाई? क्या ये सही है? अगर हम इस तरह से देखते हैं लिखा हुआ, तो क्या ये हमारा सही माना जाएगा? नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं और आप इसको नहीं लगाते तब तो कोई बात नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें तो गोला भरना होता है या फिर ऑप्शन का चयन करना पड़ता है। अगर उसी जगह आपको किसी थ्योरी टाइप का जो PCS या UPSC टाइप के जो कुछ पेपर होते हैं, अगर उसमें आप इस तरह से लिखते हैं तो वहाँ पर आपका ये शब्द गलत माना जाएगा और आपके जो वर्तनी के 20% नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पर काट दिए जाएंगे। और इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं कि PSC या फिर UPSC में हिंदी के जो मीडियम के लड़के होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको जो पास रेशियो होता है उनका वो कम होता है, जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ज़्यादा होता है। वो सेम इसीलिए केवल होता है, क्योंकि जब हम अपनी वर्तनी ही शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो सामने वाला एग्जामिनर जो है वो आपको नंबर कैसे दे देगा? उसने तो साफ साफ लिख रखा है आपके नोटिस में कि जो आपका लेखन एवं जो आपके वर्तनी है वो पढ़ने योग्य हो और उसका सही से उच्चारण, सही से अर्थ स्पष्ट हो सके, अन्यथा आपके 20% नंबर काट दिए जाएंगे। अब आपने ऐसा ही लिख दिया, जैसे क्या लिख दिया आपने? बारिश, और एक लिख दिया क्या? बारिश। अब जैसे कि आपको बारिश देना था, अर्थ क्या? वर्षा से बारिश, बारिश। आपको देना था क्या अर्थ? बारिश, यानी कि वर्षा वाला बारिश, और आपने उसकी जगह लिख रखा है क्या? वारिस, यानी कि ये वर्तनी की ही तो अशुद्धि है। जो इस जगह हमें बारिश में जो बा और या फिर वाह जो भी बनता है और जो भी सा बनता है उसमें, वही अगर हम नहीं लिखेंगे और दूसरा लिख देंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे हम बारिश और बारिश को देखते हैं, अगर आपने इसकी जगह ये वाला लिख दिया तो यहाँ पर बारिश वर्षा की जगह आपका पुत्र निकलने लगेगा अर्थ, और अगर आपने बारिश जहाँ पर लिखना है वहाँ आपने ये वर्षा वाला बारिश लिख दिया तो वहाँ पुत्र की जगह क्या हो जाएगा? बारिश, यानी कि वर्षा। तो मतलब केवल वर्तनी के माध्यम से ही, वर्तनी अगर आपकी अशुद्ध है तो पूरी ही जो लाइन है, पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। इस प्रकार से इसीलिए हम लोगों के जो नंबर हैं वो कट जाते हैं थ्योरी वाले पोर्शन में, थ्योरी वाले पेपर में। तो मैं इसीलिए वर्तनी के विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि कौन सी वर्तनी कहाँ है, कौन सा जो शब्द है किस प्रकार से लिखा जाता है, किस में वा लगता है, किस में बा लगता है, और क्या कहाँ पर हमारी सिरोरेखा लगनी होती है, कहाँ पर हम सिरोरेखा तोड़ते हैं, कौन से ऐसे व्यंजन है, कौन से ऐसे वर्ण है जिनमें हम कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके ऊपर हमें सिरोरेखा तोड़नी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कि, तो अब आगे से हम ये याद रखेंगे कि जब भी कोई भी हम शब्द लिखें तो वहाँ हमें सिरोरेखा नहीं तोड़नी है, क्योंकि पूरी ही ऐसी सिरोरेखा बनानी है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो रा, आ, मा और आ। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि सिरोरेखा ऊपर से नहीं लगाते हैं, तो हम उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या आपको जब हमने व्यंजन पढ़ाए थे तो क्या व्यंजन इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ाए थे? हमने पढ़ाए थे। और क्या आप लोगों ने इसी प्रकार से कहीं भी पढ़े हैं कि जैसे कि व्यंजन वो जितने भी थे, क्या उसमें जो ऊपर सिरोरेखा नहीं लगाई गई थी? लगाई गई थी ना। व्यंजन हम लोगों ने इसी प्रकार से तो पढ़े थे सारे, जिसमें सिरोरेखा लगाई जाती है, सिरोरेखा लगाई गई थी। तो जब हम इनको पास पास लाते हैं, यानी कि रा और आ बन गया हमारा राम, माँ का बन गया माँ, और ये यहाँ पर सिरोरेखा। जब इन व्यंजनों को हमने और वर्णों को इनको आपस में जोड़ा, स्वर और व्यंजन को, तो हमारी क्या एक ऊपर ये सिरोरेखा नहीं बन के आएगी? तो इसीलिए ये हमारी सिरोरेखा, जब हमारी व्यंजन की आकृति ही इस प्रकार है, व्यंजन और स्वरों की, तो जब हम सेम वही आकृति, क्या हम वर्णमाला की आकृति भी बदल देंगे? नहीं ना। तो जब उसमें
जो विद्वानों ने और जो हमारे मानक भाषा है देवनागरी लिपि है, जब उसमें सेम ये सिरोरेखा दी गई है तो सिरोरेखा हम उसको कैसे हटा सकते हैं? अगर हटा देंगे तो हमारा शब्द ही गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा सही है, ये वाला शब्द ही गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों के नंबर भी कटते हैं। तो ये आप आगे से याद रखना कि कभी भी किसी भी शब्द के ऊपर अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो सिरोरेखा नहीं हटानी है, सिरोरेखा आपको लगाकर ही लिखनी है, तभी वो आपका शब्द सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। किसके रूप में? वर्तनी अशुद्धि के रूप में, और आपके नंबर कट जाएंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसके ऊपर हमें सिरोरेखा तोड़नी होती है। पहले देखते हैं स्वर में कौन सा है। स्वर में आ हम आ इस तरह से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर आगे हमारा जो है सिरोरेखा वो नहीं जाती है, यहाँ पर तोड़नी पड़ती है, यहाँ पीछे से ही। अगर हम इस तरह से लिख दें आ, तो ये हमारा गलत हो गया। ये सिरोरेखा आगे नहीं जाएगी, केवल यहीं से टूट जाएगी, यहाँ से, और हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आ हो गया, ये हमारा धा, यहाँ भी हमें सिरोरेखा तोड़नी पड़ती है, आगे नहीं जाएगी, केवल यहाँ रहेगी। ठीक है, यहाँ तोड़नी पड़ेगी। सा कौमा छा कौमा स्रा कौमा भा। आ, धा, सा, छा, स्रा और भा। तो ये इतने हमारे वर्ड होते हैं जिसमें हम लोग सिरोरेखा तोड़ते हैं। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट नोटिस कर रहे हैं कि कौन से ऐसे व्यंजन है, कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसमें हम सिरोरेखा तोड़ रहे हैं, केवल आ को छोड़कर। ये सारे व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनमें ऊपर ये घुंडी बनती है, ये ऊपर ऐसी घुंडी बनती है। ये देखिए, यहाँ भी ये घुंडी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। जिस भी व्यंजन में इस तरह से ऊपर घुंडी बनेगी वहाँ पर हमें सिरोरेखा तोड़नी है, केवल किसको छोड़कर? आ को छोड़कर। आम में कोई घुंडी नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एक वृत्त के रूप में है, इसलिए हमें यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही चाहे छोटा हो या बड़ा आ, दोनों में ही सेम कंडीशन लागू होगी। तो ये हमारे जो व्यंजन या वर्ण या स्वर हैं, तो केवल इन्हीं में हमें सिरोरेखा ऊपर से तोड़नी पड़ती है। जैसे हम लिखते हैं क्या? अधिक। इसका जैसे हम लिखते हैं अधिक, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ से मैं ये तोड़ेंगे, यहाँ तक गए, फिर यहाँ में घुंडी है तो यहाँ हम तोड़ेंगे, और यहाँ से हमारी सिरोरेखा चालू है। इस तरह से ये लिखा जाएगा, और ये जो बिंदी, ये जो मात्रा है वो हमारी पूरी नीचे तक आएगी। अगर इसी तरह से हम लिखते हैं क्या? लिखते हैं, यही देख लीजिए सिरोरेखा, सिरा देख लीजिए, सिरा। यहाँ पर हमारी घुंडी है, लेकिन हमने मात्रा कैसी पढ़ी थी? मात्रा तो हमने ऐसी ही पढ़ी थी हमारे जो हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, यानी कि उसमें तो सिरोरेखा लगी थी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि केवल यहाँ से हमने आगे सिरोरेखा तोड़ दी और केवल यहाँ से हम सिरोरेखा लगा दी। नहीं, मात्रा में भी तो हमने पढ़ी थी सिरोरेखा, तो मात्रा को ऐसे समेत करते हुए यहाँ से तोड़ देंगे और फिर उसके बाद यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा लिखा जाएगा। ऐसे अगर हम देखते हैं छा को देखते हैं क्या है। जैसे हमने मान लिया कक्षा, तो यहाँ भी हमारी सिरोरेखा इस प्रकार से तोड़ी जाएगी, यहाँ पर छा के घुंडी के ऊपर, और पूरे में सिरोरेखा लगेगी। अब देखते हैं, जैसे हमने मान लिया भा, यानी कि प्रभा, तो यहाँ भी हमारी भा यानी कि ऊपर घुंडी आ रही है, तो यहाँ भी हमारी सिरोरेखा टूटेगी और यहाँ से आगे से फिर से चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से यानी कि जो भी है हमारे, अगर हम यहाँ पर देखें स्रा के लिए, और स्रा के लिए हम देखते हैं जैसे विश्राम, विश्राम। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी घुंडी लगी है स्रा में, ये वाली। तो ये वाली जैसी घुंडी हमें मिलेगी तो हम यहाँ पर तोड़ देंगे सिरोरेखा और पूरी सिरोरेखा
बाकायदा वैसे ही लगा देंगे। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जिसमें भी ये घुंडी है गोल ऊपर, वहाँ हमारी सिरोरेखा टूटेगी, और आ और बड़े आ में भी सिरोरेखा टूटी के बाद बाकी सभी जितने भी वर्ण और व्यंजन है, स्वर व्यंजन है, सभी हमारी सिरोरेखा लगेगी। अगर आप सिरोरेखा नहीं लगाते तो वो आपकी वर्तनी अशुद्धि मानी जाएगी और आपके नंबर कट जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने पिछली क्लास में देखा था, वर्णमाला में हमने पढ़े थे क्या, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कितने पढ़े थे, 4। कौन कौन से, ए ऐ ओ औ। आगे पढ़े थे हमने संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से पढ़े थे, 4, छ त्र स्र ज्ञ। अब देखेंगे यहाँ पर संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। यहाँ हम देखेंगे ये संयुक्त अक्षर क्या होता है। जैसे कि कुछ हम लोगों ने देखे होंगे ऐसे वर्ण हैं जिनका हम लोगों ने वर्णमाला हम पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोगों को वो वर्ड ही नहीं दिखते हैं। कौन कौन से, जैसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, पहला ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, द्या। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आगे इसमें समझाएंगे। हम लोग लिखते हैं विद्यालय, विद्यालय, ये वाला हम देखते हैं द्या। ये हम लोगों ने पूरी वर्णमाला के 12 वर्ण पढ़ लिए, लेकिन हम लोगों को ये वाला कहीं भी वर्ण नहीं मिला। तो आखिरकार ये वर्ण आया कहाँ से, किस जगह से हमने ये उठा के यहाँ पर लगा दिया, या कहाँ से ये आ गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो ये हमारा क्या साउंड आएगा, क्या व्यंजन आएगी, दा, आधा और या। ये क्या होता है, द्या, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं क्या, विद्यालय। विद्यालय ये हमारा क्या है, दा और या की ध्वनि है, यानी कि ये जो बनता है किससे बनता है, आधा दा प्लस या से मिलकर बनता है क्या हमारा, द्या। तो आखिरकार ये ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम इसको ऐसे ना लिख करके, अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो भी हमारा सही है, लेकिन अगर मानक रूप देखें तो हमारा मानक रूप ये है, क्योंकि यही हमारे विद्वानों ने इसकी जगह पर इसको बनाया है, ताकि जो हम लोग लिखते हैं ये हलंत, तो ये हलंत कभी भी इस वर्ण में, ऐसे वर्ण में जोड़कर नहीं लगाया जाता। इसके लिए जो अगर सही रूप से वर्ण लगाए, हलंत लगाए, तो वो यहाँ से हटाकर यहाँ से लगाया जाता है, यानी कि लेखनी को उठाकर अलग से लगाना पड़ता है। तो अगर हम प्रत्येक व्यंजन में जब भी हमें आधा व्यंजन यूज करना पड़ेगा, तो हम अगर सभी में ऐसे हलंत लगाते रहेंगे तो हमें लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि जब हम बार बार लेखनी उठाएंगे अपनी और बार बार हलंत लगाएंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी, तो इस प्रकार हमारा जो है टाइम अधिक खर्च होता है। तो विद्वानों ने इसी टाइम को कम करने के लिए, ताकि हमें क्या बार बार लेखनी ना उठानी पड़े और बराबर लिखते रहें हम, तो इसीलिए विद्वानों ने इनको एक रूप दे दिया है क्या, कि दा और या को मिलाकर उसने क्या कर दिया, विद्वानों ने क्या कर दिया, ये दा है हमारा, दा आधा, और यहीं पर ऐसे या का जो ये नीचे वाला रूप है, ये यहाँ पर देखिए, ये वाला रूप, ये वाला रूप है या का, ऐसे अगर हम बनाएं, समझने के लिए बना रहे हैं, अगर ये या नीचे वाला रूप है, यही उठा के यहाँ पर उन्होंने लगा दिया, और आधा दा आपका ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो उच्चारण होता है वो हमारा क्या होता है, द्या। तो हम इसकी आगे परिभाषा लिखते हैं क्या, अगर हम देखते हैं क्या, विद्या, अगर हमने लिखा केवल विद्या इस प्रकार से, अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तब भी हमारा सही है, लेकिन क्या है कि इसमें जो हलंत है वो हमें हटाकर लगानी पड़ती, तो हमें लेखनी उठानी पड़ती है, इसलिए हमारा जो है अधिक टाइम लगता है। यही टाइम को बचाने के लिए विद्वानों ने इस दा और आधे दा और या को एक नया रूप दिया है क्या, विद्या, ये रूप दे दिया। अब हमारा जल्दी से लिख गया। अगर हम ये भी लिखेंगे तो भी हमारा सही है,
अगर ये भी लिखेंगे तो ये भी सही है। बस शर्त क्या है कि ये हमारा मानक रूप है, ये जो द हमारा संयुक्त अक्षर है ये हमारा मानक रूप है, इसलिए ये ज़्यादा सही माना जाता है। तो अब इसके अंदर में हम लिखते हैं इसकी डिटेल्स, आपके उदाहरण यही हो जाएंगे। यह अक्षर आधा दा प्लस या के संयोग से बना है। यह अक्षर आधा दा और या के संयोग से बना है। इसमें जो आधा दा है वो बिना स्वर का, जबकि ये या ये स्वर सहित है, यानी कि इसमें छोटा आ शामिल होता है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं द्य, यानी कि इसे द्य भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम इसका और एक उदाहरण देखें, जैसे उद्यान, तो भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है, उद्यान दा। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें उद्यान, दोनों ही इसके रूप सही है। अगर हम इसको धा क्यों नहीं बनाते हैं, मान लो हमने इसको ये लिख दिया उद्यान, अगर हम यहाँ पर धा बना दें तो क्या हो जाएगा, उच्चारण करिए उद्यान। उद्यान नहीं होता है, क्या होता है उद्यान। तो यहाँ पर ये दा और या का रूप ही होता है ये, ना कि आप धा समझ लीजिए, धा मत समझिएगा, ये द्या होता है, इसका उच्चारण द्या होता है, आधा दा और या। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट, जैसे एक और होता है क्या, दा और ये आधा धा, दा और ये धा, ये किसका शुद्ध रूप होता है, ये किस से मिलकर बना होता है, इसकी लिख लीजिएगा। ये हमारा जो अक्षर है आधा दा प्लस पूरा धा से मिलकर बनता है, पूरा धा से मिलकर। इसमें कोई भी स्वर शामिल नहीं है, जबकि इसमें कोई वो स्वर आ का शामिल है। अब अच्छा इसको ये देखते हैं, चलिए बाद में देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक हमारा रूप होता है ये, अब इसको क्या बोलेंगे, ये किसका रूप है, ये हमारा रूप है आधा दा प्लस पूरा दा। जब आधा दा और पूरा दा को अगर मिलाकर लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे उदाहरण इसका देखते हैं, उद्देश्य, इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं उद्देश्य। तो अब ये क्यों आधा नहीं हुआ दा, और जबकि हम यहाँ पर तो आधा कर रहे थे, ध्या को बनाया था, धा को बनाया था। तो कुछ जो विद्वान थे उन्होंने वर्णमाला के कुछ अक्षरों को आधा आधा रूप दे दिया। जैसे का को अगर हम हलंत लगा के लिखते हैं तो देर लगती है, तो उन्होंने क्या किया, इसका आधा रूप दे दिया का। इसी प्रकार खा का आधा रूप दे दिया खा, गा का दे दिया, और आपका चा का दे दिया। अब सभी वर्णों, कुछ वर्णों के तो दे दिए, लेकिन सभी वर्णों में कुछ वर्ण आपके रह गए जिनका आधा रूप नहीं दे पाए। जैसे कौन सा बचता है हमारा छा, इसको हम आधा रूप नहीं दे सकते हैं, इसको हम आधा रूप नहीं दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, जब इसको देख लीजिए, और टा हुआ हमारा ठा, आपका हुआ डा। ये कुछ ऐसे वर्ण थे जिनका जो आधा रूप देना संभव नहीं हुआ, उनको नहीं दे पाया। तो इनके लिए हमने क्या किया, आखिरकार अगर हम हलंत लिखते तो हमारी बात वही थी, बात नहीं बन रही थी, वही टाइम लग रहा था। तो क्या किया गया कि जो भी ऐसे वर्ण हैं, जैसे ये वर्ण है हमारा टा, या फिर हम मान लें छा, कोई भी वर्ण ले लें, टा ले लें, ठा ले लें। अगर हमें जब इसी प्रकार से संयुक्त रूप में लिखना है, यानी कि हमारा टा, छा और ठा अगर आधा आता है, उसके बाद वाला जो वर्ण पूरा आता है, जैसे मान लीजिए का मानते हैं कि हमारा ये टा आधा है और का पूरा है, ये छा आधा और का हमारा पूरा है, ठा आधा और हमारा का पूरा है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे ताकि हम जल्दी से लिख लें और ये हमारा हलंत ना लगाना पड़े, टाइम बच जाए। तो हम टा को किस प्रकार से लिख सकते हैं, टा और नीचे हम लगा देते हैं क्या, का। इसी प्रकार से हम लिखते हैं छा और नीचे लगा देंगे क्या, का। इसी प्रकार से हम लिखेंगे ठा और नीचे लगा देंगे का। तो ये हमारे, आप देख रहे हैं कि जो आधे अक्षर हैं, आधे अक्षर यानी कि जो आधे आधे व्यंजन है, टा, छा, ठा, ये हमारे बड़े लग रहे हैं, जबकि जो हमारे ये का
का जो वर्ण है वो हमारा पूरा है, यानी कि उसमें स्वर शामिल है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे हैं। तो ये क्या माजरा है कि जो आधे हैं वो तो हमें बड़े दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, और जो हमारा पूरा वर्ण है वो हमें छोटा सा दिख रहा है। ये क्या चक्कर है? इस चीज़ को हम समझेंगे आगे। पहले हम थोड़ा और देखते हैं, बस ये माइंड में रखना कि ये हमें आगे समझना है। तो चलिए हम और देखते हैं। ये हम इसलिए बाद में समझाई ताकि आपको जो भी आम वर्ण बताएंगे, जो भी संयुक्त अक्षर बताएंगे, उन सब का एक ही कॉन्सेप्ट है। तो हम जब पूरे वर्ण देख लेंगे यहाँ पर संयुक्त अक्षर, उसके बाद जैसे हम वो सब कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आपके सारे क्लियर हो जाएं कि ये जो संयुक्त अक्षर है वो किस प्रकार से बने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं दा और धा का, जैसे बुद्ध, बुद्ध। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा धा देखिए पूरा है और दा आधा है, जबकि हमें यहाँ पर दिख क्या रहा है कि धा छोटा सा दिख रहा है और दा में पूरा दिख रहा है। सेम वही चीज़ तो यहाँ हमने बताई है कि जो भी आधा है वो हमें पूरा दिख रहा है, और जो बड़ा अक्षर है यानी कि पूरा अक्षर वो हमें छोटा सा दिख रहा है। सेम यही चीज़ हम आगे देखें किसमें, जैसे एक आपने देखा होगा ये द्वा, दा के नीचे हुआ लगा हुआ, ये किससे किसके मिलकर बना होता है? आधा दा प्लस हुआ, यानी कि यहाँ भी देखिए जो हमारा दा है वो आधा है, लेकिन हमें यहाँ दिख क्या रहा है? पूरा, जबकि हुआ है वो हमारा पूरा है, इसमें स्वर शामिल है, जबकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? छोटा सा दिख रहा है, आधा दिख रहा है। इसको हम आगे ही समझेंगे एक साथ। 5वां नंबर देखते हैं, हन। ये यानी कि यहाँ पर ये किससे मिलकर बना होता है? आधा हा प्लस ना, आधा हा प्लस ना। अब यहाँ भी देखिए आप वही चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर हमारा आधा हा है, जबकि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये पूरा बड़ा सा हा दिख रहा है, यानी कि आधा होते हुए भी ये हमें दिख कैसा रहा है? पूरा बड़ा दिख रहा है। और जबकि हमारा जो ना है वो पूरा है और हमें यहाँ दिख कैसा रहा है? आधा। चलिए इसी के साथ और दूसरा देखते हैं, ला। यहाँ पर देखिए ये किससे मिलकर बना होता है? आधा हा प्लस पूरा ला। सेम वही चीज़, हा हमारा आधा है जबकि यहाँ दिख कैसा रहा है? पूरा, और यहाँ पर ला जो हमारा पूरा है, सॉरी ये हलंत नहीं है, ला जो हमारा पूरा है वो में यहाँ कैसा दिख रहा है? आधा। इन सब की जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है, वो हम बस एक दो की बात बताते हैं आपको कैसे ये हुआ है। एक और देखते इसी में आता है ये वाला वर्ड, यानी कि आधा हा और ये हमारा माँ बना हुआ है, माँ। तो ये किसका संयुक्त रूप है? आधा हा प्लस पूरा माँ का, ये हमारा इसका होता है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये द्वा है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था पीछे? द्वित, उसमें हमने ये प्रयोग किया था दा और वा, द्वित इसका उदाहरण हो गया। यहाँ पर देखिए एक आता है जैसे चिन्ह, चिन्ह, ये होता है हमारा चिन्ह, और इसका उदाहरण देखते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये चिन्ह होता है सही या फिर चिन्ह होता है सही, ये वाला चिन्ह सही होता है या फिर चिन्ह सही होता है, ये हम आगे देखेंगे। पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं सारे। अब जैसे ये हमारा हा और ला है, तो इसका एक उदाहरण बनता है जैसे प्रह, लाद। यहाँ इसका देखते हैं हा और माँ का, यानी कि आधा हा और माँ का, इसका हम जैसे देखते हैं ब्रह्म, ब्रह्म। अब इनको हम तोड़ के देखते हैं, क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? इसका उदाहरण देखते हैं विद्या, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? और तोड़ते हैं विद्या, इसका ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारे मानक रूप हैं और ये हमारे उसको तोड़ के हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? बुद्ध। यहाँ पर देखते हैं इसको क्या और लिख सकते हैं? उद्देश्य।
इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब ये हमारी एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है कि हमारी ई की मात्रा किस पे है, वा पे है, ना कि दा पे है। तो हम अगर यहाँ पर लगाएंगे मात्रा तो हम दा पर नहीं लगाएंगे, वा पर मात्रा लगाएंगे। ये हमारी मात्रा कहाँ जाएगी, वा के ऊपर। अगर हमने दा पे मात्रा लगा दी तो फिर ये हमारा आधा नहीं रहेगा, इसमें स्वर शामिल हो तो हमारी ये पूरा हो जाएगा। और क्या उच्चारण दे दिएगा, क्या उच्चारण देगा, दिवत। अगर हम दी ये मात्रा अगर हमने गलती से भी इस पे लगा दी ऐसे ऐसे, तो हमारा ये क्या उच्चारण हुआ, दिवत्व नहीं, जबकि मात्रा कहाँ है हमारी, वापर है, तो हमें वापर ही लगानी पड़ेगी, दापर नहीं लगेगी। ये हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगी अगर हम दापर लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, चिहन, चिहन, ये हमारा आधा हा और ये भी हमारा पूरा ना। इसको हम देखते हैं अलग करके कैसे लिख सकते हैं, प्रहलाद, प्रहलाद, और इसको ब्रह्म, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रह्म। अब देखते हैं एक चीज़ कि ये तो हमने जान लिया कि हाँ ये इसका संयुक्त रूप होता है, ये इन दोनों का संयुक्त रूप ये होता है, इन दोनों का संयुक्त रूप ये होता है, और इसका ये होता है। और अगर आधा हा और ला आ जाए तो उसका हम ये रखते हैं संयुक्त रूप, और आधा हा और मा आ जाए तो हमारा स्वरूप होता है ये वाला। अब एक चीज़ देखते हैं कि हमारा ये वाला चिन्ह सही है या फिर, यहाँ देखते हैं हमारा ये वाला सही है या फिर ये वाला रूप सही है। वर्तनी में अक्सर कर पूछता है कि ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। तो मेरी बात सुनिए, ये वाला भी सही है और ये वाला सही। कैसे सही है ये देखते हैं। हम हिंदी भाषा में जब भी बोलते हैं तो अपनी आसानी देखते हैं कि हमें कौन सा शब्द बोलने में आसानी हो रही है। इसको अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, चिहन, चिहन, यानी कि ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं इसको बोलने के लिए, चिहन। और इसको बोलते हैं चिन्ह, चिन्ह, बड़े आसानी से हम बोल सकते हैं इसको। इसलिए हमने जो हिंदी भाषा में वो इसको भी हमने मान्यता प्रदान कर दी है, और ये हमारा संस्कृत का शब्द है इसको भी मान्यता प्रदान करी है, क्योंकि संस्कृत के ही कुछ शब्द हमारे जो 60% शब्द हैं वो हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। तो ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है संस्कृत का, ये हमारा तत्सम शब्द संस्कृत का, और ये हमारा क्या है, हिंदी का शब्द है, यानी कि ये तद्भव रूप है। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो आधा हा है ये हमारा तत्सम बन जाता है, और ये हमारा जो अगर ना मांगे कर दे बोल दे चिन्ह, ये भी सही है। तो ये हमारा किस में आता है, हिंदी भाषा का शब्द आता है जो कि तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चिन्ह और चिन्ह में कौन सा सही, आप कोई भी यूज करिए, दोनों ही सही हैं। अब ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमें छोटे देखते हैं, किस प्रकार से बड़े देखते हैं। एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी सुनते हैं कि जब आप मान लीजिए घर में बड़े हैं या आपसे छोटा कोई बच्चा आपके घर में है, ठीक है, आप कहीं बाहर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए कहीं बाहर आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह रहते हैं बाहर, या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई भी बच्चा है, ठीक है, आप उसके यहाँ गए। तो आप जब अभी गए थे तो वो बच्चा छोटा सा था, और कुछ दिन बाद जाते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है। आप भी तो उसी के साथ साथ बड़े हो रहे हो, आपकी भी लंबाई बढ़ रही है। तो आप जब गए उसके साथ तो वो बच्चा आपके पास आता है और आपकी गोद में, यानी कि आप उसको गोद में उठा लेते हैं, ठीक है, आप उसको गोद में उठा लेते हैं। अब अगर सामने वाले व्यक्ति से पूछेंगे आप कि बताइए कि जब आपको आपने उसको अपनी गोद में उठाया, यानी कि तो वो आपकी लंबाई से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। आपकी लंबाई इतनी, और जब उसको आप गोद में रहते तो वो इतनी लंबाई में हो जाएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति से आप पूछें कि ये बताइए कि मेरी लंबाई ज़्यादा है या फिर इस बच्चे की लंबाई ज़्यादा है, तो क्या बताएगा, वो यही तो बताएगा कि लंबाई आपकी ज़्यादा है, उस बच्चे की नहीं बताएगा। वो केवल आपका छलावा है, वो दिख ही रहा है कि उसकी लंबाई आपसे ज़्यादा है, वो आपसे ऊंचा है, लेकिन असल में वो छोटा है, वो कमज़ोर है, यानी बेसहारा है, इसीलिए आपने उसको सहारा प्रदान किया है। तो जो आधा होता है वो हमें यहाँ पर
छलावे के रूप में यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ से समझते हैं हम टा और का, टा और का। ये वो रहा आपका जो बच्चा था, छोटा बच्चा, और ये हो आप। ठीक है, आप गए उसके घर पे, आपने उसको अपने जो है कंधे पे बैठा लिया या फिर गोद में उठा लिया, तो वो आपसे ऊंचा दिखने लगा है। लेकिन असल में जो बड़ा कौन है, वो ये आप ही तो हो बड़े, ये बच्चा थोड़े ना बड़ा है। वो केवल एक दिख रहा है छलावे के रूप में कि ये बच्चे की लंबाई आपसे ज़्यादा हो गई, लेकिन असल में आप ही लंबे हो, वो बच्चा लंबा नहीं है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें सब में आता है, क्या कि जो हमारा धा है, ये हमारा जो धा है, ये कौन है, ये आप हैं। ये जो आधा दा है, ये कौन है, वो बच्चा है। ठीक है, जब आप इस बच्चे के घर पे गए तो ये बच्चा जो था वो आपके गोदी में आया और आपने उसको गोदी में उठा लिया। तो जब यहाँ देखिए, ये क्या है, ये जो आप हैं, ये अपनी गोदी में ही तो उठाए हुए हैं। जब गोदी में उठाए तो इसकी लंबाई आपसे ज़्यादा दिख रही है और आपकी लंबाई कम दिख रही है। लेकिन असल में है क्या वो बच्चे की लंबाई आपसे ज़्यादा होगी? नहीं ना, लंबाई तो आपकी ही ज़्यादा रहेगी और उस बच्चे की कम रहेगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट सभी जगह लगेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो ये वाला दा है और ये वाला दा है, ऊपर वाला आधा है। क्यों? क्योंकि इस दा, जो पूरा दा है, उसने अपनी गोदी में उठा रखा है इस छोटे वाले दा को, तो इस छोटे वाली दा की लंबाई ज़्यादा लिख रही है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो हमारा बा है, वाह, ये हैं आप, और ये हो गए कौन, जो आपका वो बच्चा है। आपने उस बच्चे को गोदी में उठा रखा है, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा है, इसकी लंबाई क्या दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है, और आपकी लंबाई कम दिख रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस बच्चे की लंबाई ज़्यादा, ये केवल एक छलावा है। असल में जो बड़ा कौन है, वो ये नीचे वाला है। ये जो हमको छोटा दिख रहा है वही बड़ा है, और जो बड़ा दिख रहा है वही हमारा छोटा है, यानी कि वही हमारा बेसहारा है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, कोई भी स्वर का सहारा नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसी सभी जगह चलता है। यहाँ पर देख लीजिए, इस ठा और का में ठा हमारा दिख रहा है बड़ा और बेचारा का दिख रहा है छोटा। जबकि हमने अभी क्या समझा कि जो बड़ा दिखता है, यानी कि जो बड़ा दिखता है वो हमारा छोटा है असल में, और ये जो अपनी गोदी में उठा रखा है, अपने सिर पर उठा रखा है, वो हमारा बड़ा है। जिस तरह से अभी हमने समझे बच्चे और आपका वाला कॉन्सेप्ट, तो ये हो गए आप, ये वो बच्चा है जो आपकी गोदी में है। तो आपकी गोदी में होने की वजह से इसकी लंबाई ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा हेल्दी दिख रहा है, और जो आप हैं बड़े हैं वो आप छोटे दिख रहे हैं। जैसे इसमें समझते हैं, यहाँ समझते हैं हाँ वाले में। हाँ, यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि ये हाँ जो हमारा है वो आधा है प्लस ना पूरा है। जबकि हमें हाँ यहाँ पर कैसा दिख रहा है, हमें यहाँ पर हाँ पूरा दिख रहा है और ना हमें आधा दिख रहा है। अब देखिए कैसे हुआ। अभी हमने क्या समझा कि ये जो ना है वो समझ लीजिए कि आप हैं। ठीक है, आप हैं, आप गए अपने भतीजे के पास, जो कि भतीजा है कैसा, आपसे छोटा है, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसमें स्वर शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका भतीजा। तो आप जैसे ही गए अपने भतीजे के पास, तो भतीजा आपका आया और वो आपकी गोदी में आके उठे। तो जो आपने उसको गोद में उठा लिया, जो आपने गोद में उठाया यहाँ पर, तो ये देखिए आप ही ने तो उठा रखा है इस हाँ को, इस बच्चे को, यानी कि इस ना ने हाँ को उठा रखा है। चूँकि अब ये ना है वो हाँ को उठा रखा है, इसलिए ना तो छोटा लगने लगा और हाँ की लंबाई उससे ज़्यादा लगने लगी। ठीक है, ऐसे उठाए, जैसे मान ली हम हैं, तो हमने उस बच्चे को उठा के अपने यहाँ ऐसे उठाए, तो हमारी लंबाई तो रहेगी कम, उस बच्चे की लंबाई हमसे भी ज़्यादा हो गई। सेम यही चीज़ यहाँ पर है। जो ये बच्चा है, ये इस ना ने, यानी कि आपने उठा रखा है, तो आप तो लगने लगे छोटे और ये बच्चा लगने लगा क्या, बड़ा। जबकि असल में क्या चीज़ है, असल में यही है कि ये जो बड़ा हमें दिख रहा है, जो हमें पूरा दिख रहा है, वो हमारा है कैसा, आधा, यानी कि उसमें स्वर शामिल नहीं है। और जो हमें आधा दिख रहा है वो असल में हमारा क्या है, पूरा बढ़ रहा है, बड़ा बढ़ रहा है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर माँ देखते हैं, ला देखते हैं, ला, यहाँ पर भी ये देखिए, ला में आधा दिख रहा है और हाँ में पूरा दिख रहा है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। ला ने किसे ऊपर उठा रखा है, हाँ को। ला हमारा ज़्यादा मजबूत है, यानी कि सहारे वाला है, उसने प्रदान किया सहारा किसको, हाँ को। तो इसलिए जो हमारा ये हाँ है ये बड़ा दिख रहा है और हमारा ला छोटा दिख रहा है। हिंदी में केवल इतना आप याद रखिए, जहाँ भी आपको ऐसे संयुक्त अक्षर दिखाई दें, संयुक्त अक्षर में जो भी बड़ा आपको बड़ा दिखाई दे,
जो भी वर्ड आपको बड़ा दिखाई दे, जैसे यहाँ पर ये टा, छा, खा, ठा, दा, 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 हा, ये भी वर्ड हैं। जितने भी वर्ड आपको ऐसे दिखाई दें वो हमारे वर्ड कैसे होंगे, दिखते जरूर हैं बड़े पूरे और हेल्दी, लेकिन वो होते कैसे हैं, छोटे, यानी कि आधे अक्षर होते हैं। और जो भी हमें ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा या, आधा या ये हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा धा छोटा सा दिख रहा है, ये दा यहाँ छोटा सा दिख रहा है, ये वाह में आधा ही समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पर ये हमारा ना आधा समझ में आ रहा है, ला भी हमें आधा दिख रहा है और ये हमें माँ भी आधा दिख रहा है। तो जो भी हमें यहाँ पर आधे आधे दिख रहे हैं असल में वही बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने कंधे पर उन वर्णों को उठाए रखते हैं, इसलिए इनकी लंबाई तो लगती है छोटी और इनकी लंबाई जो आधे होते हैं जिसको उठाए रखते हैं उनकी लंबाई होती है बड़ी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि हमें ये आधे जो अक्षर हैं वो हमें पूरे दिखाई देते हैं, और जबकि जो पूरे पूरे अक्षर होते हैं वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, वो आधे क्यों दिखाई देते हैं। ये हमारा हो गया। चलिए, ये तो हमारे हो गए संयुक्त अक्षर। ज़्यादातर इन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जो मानक रूप दिया गया इन्हीं अक्षरों का, जो अलग अलग दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। रा के रूप। अब एक चीज़ ये देखते हैं, बहुत से अध्यापक लोग या फिर बहुत से लोग या बहुत सी किताबों में क्या लिखा होता है, रा की मात्रा। रा की मात्रा ऐसे लगेगी, या ये वाली रा की मात्रा लगा दो, या ये रा की मात्रा लगा दो, या फिर ये रा की मात्रा लगा दो। तो ये जो चार चिन्ह हैं, क्या ये वास्तव में हमारी रा की मात्रा ही है? हम यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, मात्रा। क्या हमने पूरी वर्णमाला पढ़ ली? हमने कभी व्यंजन की मात्रा सुना है, या हमने व्यंजन की मात्रा पढ़ाया है, या आपने कभी पढ़ा है कि व्यंजन की मात्रा होती है? नहीं ना। तो ये हम यहाँ पर व्यंजन की मात्रा नहीं लिख सकते, मात्रा नहीं लिख सकते। तो लिख क्या सकते हैं, इसका जो सही शब्द है, सही अगर हम बात करें तो वो हमारे रा की रूप है, ना कि मात्रा। बहुत से लोग पढ़ाते हैं कि रा की ये वाली मात्रा लगा दो, रा की पदेन मात्रा लगा दो, ये सारी चीज़ें। तो ये गलत है। रा के असल में क्या होते हैं, ये अलग अलग रूप होते हैं। ये तो हमारी मात्रा नहीं होगी, ये क्या होते हैं, रा के रूप। चलिए रा के रूप देखते हैं कैसे होते हैं। एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि ये और ये, क्या ये चारों रा ही हैं? ये भी रा है क्या? क्या ये भी रा है? क्या ये और ये, क्या ये चारों रा के ही रूप हैं? नहीं, हमारा केवल ये रा है, ये रा है, ये रा है, और ये हमारा क्या है, रा नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है हमारी री की मात्रा। ये क्या है, री की मात्रा है, ये वाली जो हम स्वर में पढ़ के आए हैं पीछे से। तो ये हमारा रा नहीं है, ये हमारी री है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि रा के कौन कौन से रूप होते हैं। ये 3 रूप कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं, ताकि आपको आगे से गलती ना हो। ठीक है, पहला रूप लिखिए, रा का पदेन रूप। रा का पदेन रूप, रा का पदेन रूप। तो पदेन रूप का मतलब क्या होता है कि रा जो है, ये पहली बात तो लिख दी, पदेन रूप जो होता है आपका वो पूरा रा होता है, पूरा रा होता है। कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि निम्न में से पूरा रा कौन सा है, पदेन रूप। ऐसे ही आपको बना के ये वाला, ये या फिर ये, या फिर किसी और तरीके से पूछ लेगा कि जो रा का पदेन रूप है वो आधा होता है या फिर पूरा होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हम देखते हैं कि जो रा का पदेन रूप है वो हमारा पूरा रा होता है। अब ये 2 प्रकार से लगता है ये हमारा 2 प्रकार से लगता है। कैसे?
कभी देखते हैं हम ये क्रम जैसे लिखते हैं, क्रम देखते हैं, प्रातः देखते हैं, उम्र, ये यहाँ पर देखते हैं। और एक देखते हैं क्या, ट्रक। दूसरा देखते हैं क्या, ड्रामा। इस प्रकार से देखते हैं। चलिए यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये भी हमारी पदेन मात्रा है, सॉरी पदेन रूप है रा का, और ये भी पदेन रूप है। तो कहाँ पर हम ऐसा रूप लगाएंगे, कहाँ पर हम ये वाला रूप लगाएंगे। तो देखिए कि हमने जहाँ जहाँ भी ये वाला रूप प्रयोग किया है, किस जगह किया है, जहाँ पर जिन वर्णों में ये खड़ी पाई है, जिन वर्णों में ये खड़ी पाई लगी है, तो उसमें हम इस प्रकार से रा का जो पदेन रूप लगाते हैं। और जिन व्यंजनों में, जिन वर्णों में ये नीचे ऐसे गोलाकार होती है, यानी कि गोल पैंदी होती है, ये वाली, जैसे ये गोल पैंदी है, और देखते हैं इसे ठा में ये गोल पैंदी है। तो इनमें जहाँ जहाँ भी वर्ण में, व्यंजन में ये गोल पैंदी होगी, वहाँ तो हमारा लगेगा ये वाला रूप। और जिस भी व्यंजन में जो खड़ी जो पाई होगी, वहाँ पर लगेगा कौन सा, ये वाला पदेन रूप। ठीक है, तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि कहाँ पर ये वाला डबल वाला लगता है, कहाँ पर सिंगल लगता है। अब अगर हम इस चीज़ को, जैसे हमने ये प्रा के साथ रा लिखा है, इस तरह से अगर हम इस तरह से नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम ऐसा तो बना ही दीजिए। इस तरह से क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हम लिख रहे हैं प्रा और आपने बना दिया ऐसा। हमने इसमें प्रा लिखा है, हमें बनाना था इस तरह से पदेन रूप, या फिर इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कर देना कि आप इस तरह से मुड़ा दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये रा नहीं होगी, ये हो जाएगी री की मात्रा, ये आपकी री की मात्रा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें उदाहरण आता है, कौन सा बहुत ही फेमस उदाहरण है, पृथ्वी, जिसको लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी। अगर हम पृथ्वी बोलें तो इस तरह से लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी रा आ रहा है, रा का साउंड आ रहा है, रा का उच्चारण तो हमारी लिखी जाएगी ये। लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है, पृथ्वी, री की मात्रा होती, तो हमें यहाँ पर री ही लगानी पड़ेगी, इसलिए ये हमारा सही होता है, ये हमारा गलत होता है। तो हमें रा जब भी प्रयोग करना है इसके साथ, तो हमें रा हमेशा इस तरह से लगाना है, या फिर खड़ी पाई में इस तरह से कर देना है। जैसे हम लिखें स्रा, स्रा, ये वाला, तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम इस तरह से केवल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करें। अगर इस तरह से कर देंगे तो हमारी री की मात्रा हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखना, ध्यान रखना, इस पर अक्सर कर ये गलत हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया रा का पदेन रूप, और ये होता है कैसा, पूरा रा होता है। दूसरा, इसी में दो रूप होते हैं, कौन कौन से, उदाहरण यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से, कॉमा, ये आपके दो रूप होते हैं रा के पदेन रूप में, और ये हमारा पूरा रा होता है। अब देखते हैं रा का रेफ रूप, रेफ रूप, रा का रेफ रूप, ये होता है कैसा, हमारा आधा रा। केवल रेफ रूप जो है हमारा वही आधा रा होता है, बाकी सारे जो है पूरे रा होते हैं। इसका कैसा साइन होता है, ये हमारा रेफ रूप होता है। अब इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा कर्म, कर्म। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो रा है रेफ रूप है। और एक उदाहरण देखते हैं जो बहुत ही फेमस और अधिकतर पूछा जाता है, क्या, आशीर्वाद, कर्म, गर्म, गर्मी, इस तरह से जो भी हमारे आते हैं ये रा ऊपर उड़ता है। अब ये हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमें रा कहाँ उड़ाना है, यहाँ पर उड़ाना है इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से उड़ाना है, यहाँ मतलब ये जो रा है वो किस जगह उड़ाना है, ये हमें देखना है, किस वर्ण के बाद उड़ाना है, हमें किस व्यंजन के बाद उड़ाना है। तो इसको हम यहाँ समझते हैं। जैसे हमने लिखा क्या,
आशीर्वाद और कर्म, इसको हम तोड़ते हैं। क्या आएगा? का हलंत प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ। अब हमें ये कैसे पता चला कि रा पहले आ रहा है? आप उच्चारण करके देख लीजिए। कर्म, माँ बाद में आया, रा पहले आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर रा पहले लिखा और माँ बाद में लिखा है। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट से देखें कैसे, अगर हम कर्म को तोड़ें तो का को तोड़ा हमने किस में? का और आ में। अब ये जो हमारा आधा रा है कर्म, ये तो हमें उच्चारण से समझ में आ रहा है कि रा आधा है। अब ये हमें पता नहीं चल रहा ये लगेगा कहाँ, कहाँ पर नहीं लगेगा। अगर हम इस तरह से हम इसको लिख देते हैं तो, या फिर इस तरह से लिखते हैं, अगर हमें ये विच्छेदन रूप कहीं भी मिल जाए और इसको पूरा करने के लिए बोले कि इसको पूरा सही से लिखिए, तो कभी भी ऐसा मत कर देना या कभी भी ऐसा मत करना, या ये या फिर ये। इन चार में से कौन सा सही होगा? अगर उसने चारों ऑप्शन दिए हैं तो हमें देखना है ये कैसे सही होगा, ये कैसे सही होगा। यहाँ पर देखिए, हमने उस दिन क्या पढ़ाया था वर्ण विच्छेदन में कि हमारे सारे जो भी वर्ण हैं वो किस तरफ से मुखी है? इस तरफ मुखी है। अगर हम सारे वर्णों को खड़ा कर दें तो वो सभी इस तरफ से मुखी है। तो जब ये बेसहारा था का, इसके पास कोई स्वर नहीं था, तो ये आ ने इसको मात्रा प्रदान की, यानी कि इसको सहारा प्रदान किया और हमारा बन गया क्या? का। इसी प्रकार से हमारा रा जो है वो बेसहारा है। अब यहाँ देखते हैं माँ और आ। माँ भी हमारा बेसहारा था, तो आ ने देखा कि हमारा माँ गिर रहा है, बेसहारा है, तो आ ने माँ को अपनी सहारा प्रदान किया और उच्चारण दे दिया क्या? अपना आ का उच्चारण दिया और बन गया क्या? माँ। अब बचता है ये रा। ये रा हमारा जो है वो हलंत वाला, यानी कि बेसहारा है, इसको सहारा देने के लिए कोई भी स्वर नहीं है। तो अब ये इस रा को कौन उच्चारण प्रदान करेगा? ये माँ प्रदान करेगा या फिर ये आ? ये चीज़ देखते हैं। एक कहानी देखते हैं कि जैसे आप छोटे हैं और आपके यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो आप अपने दोस्त के साथ गए, अपने पिताजी के साथ भी गए, पापा के साथ गए, आपके साथ में आपका दोस्त भी है। आपने देखा कि हमारे पिताजी जा ही रहे हैं मेले में, तो हम रुपए पैसे क्या लेकर जाएं, पूरी बैंक ही जा रही है। तो जब आप लोग गए, ठीक है, आपको कोई एक खिलौना पसंद आ गया। वहाँ पर आपने पापा से कहा, पापा हमें ये खिलौना पसंद है, और पापा ने आपको लेकर दे दिया। ठीक है, पापा ने आपको लेकर दे दिया, और सेम वही खिलौना या फिर दूसरा खिलौना आपके दोस्त को भी पसंद आया। उसके पास मान लीजिए वो खिलौना जो 120 रुपये का था, 140 का था, लेकिन उसके पास रुपए कितने थे? केवल 100 रुपये थे। तो उस दोस्त ने कहा आपसे कि थोड़ी सी मदद दे दो, थोड़ी सी सहारा दे दो, मैं भी ये खिलौना ले लूँ, मेरे पास इतने रुपए कम पड़ रहे हैं। तो तुमने क्या बोला? कह रहे तू चिंता क्यों करता है, मेरे पापा है ना। तो आपने क्या कहा? पापा इसको थोड़े से रुपए दे दीजिए, ये भी खिलौना लेना चाहते हैं, इसके पास इतने रुपए कम है। तो असल में जो ये है, ये जो है आ, ये कौन हुए? आपके पापा। ये कौन हुए? आप। और ये जो बेसहारा है वो क्या हुआ? दोस्त। ये आपका दोस्त है जो बेसहारा है। तो इस दोस्त ने, यानी कि रा ने, मदद किससे मांगी? माँ से, यानी कि आपसे मदद मांगी। हमें लग तो रहा है कि जो दोस्त है वो आपसे मदद मांग रहा है, लेकिन असल में मदद किसने की? आपके पिता ने, यानी आपके पापा ने ही उसको सहारा दिया। आपके जो पिताजी हैं, पापा हैं, उन्होंने ही उस दोस्त को रुपए दिए। तो हमको लगता तो क्या है कि ये जो रा है, रा को सहारा प्रदान कौन करता है? ये माँ। लेकिन नहीं, असल में उच्चारण कौन प्रदान करता है? आ। तो ये आ का उच्चारण ही, आ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस रा को भी उच्चारण प्रदान करें। तो ये जो रा है, इसको उच्चारण कौन प्रदान करता है? आ। अब देखते हैं कि ये रा लगेगा कहाँ पर। अब ये रा लगेगा कहाँ पर? सभी का मुख किस तरह हमने बताया? इस तरफ बताया। अब जब ये रा है, ये गिरने लगता है, तो सबसे पहले कौन देखता है? ये माँ देखता है और आ देखता है। अब ये तो मिलकर दोनों वर्ण कौन से बन गए? पूरा बन गया माँ। तो अब जब ये बेसहारा हो जाए, तो ये जब गिरेगा तो कौन देखेगा सबसे पहले? ये का देखेगा या फिर ये माँ? जब सभी का इस तरफ मुँह है तो का को तो पता ही नहीं चलेगा कौन पीछे हमारे गिर रहा है, कौन नहीं गिर रहा है। देखेगा कौन? माँ। तो जब ये माँ देखेगा
और जैसे ये सोचेगा कि ये गिर रहा है रा, जो कि बेसहारा है, तो ये उसको उठाकर अपने कंधे पर रख लेगा, इसको उठाकर अपने कंधे पर रख लेगा, और क्या बन जाएगा हमारा कर्म। इस तरह से हमारा ये लगेगा, और ये हमारे सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारा सही हो जाएगा क्या। इसकी एक और कहानी समझते हैं। जैसे हमारा लिखा आशीर्वाद, दूसरा क्या लिखा जाता है जो कि गलत होती है, वर्तनी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब देखते हैं ये वाली सही है या फिर ये वाली सही है। अगर मैं इसको बोल कर देखें, आशीर्वाद, यहाँ पर अब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, जब ये रा ऊपर है, अगर आपके कंधे पर कोई सामान है, आपके कंधे पर कुछ भी चीज़ है, आप उसको उतार कर पीछे फेंक देंगे या फिर आगे, आप ऐसे उतार कर आगे ही तो रखेंगे। सेम वही चीज़ जो ये रा है, ये जो रा है वो अगर अब ये जो वाह है ये अगर उतारेगा अपने कंधे से तो कहाँ रखेगा, आगे, आगे ही तो रखेगा। तो ये रा हमारा पहुँचेगा कहाँ पर, ये वा के आगे। ठीक है, और हमारा ये किस प्रकार से टूटेगा, आ शा ई रा वा आ दा और आ। ठीक है, अब हम इसको तोड़ रहे थे तो कैसे तोड़ा हमने, जब ये हमें ऊपर दिखा कंधे पर, रा में कंधे पर किसके दिखा है, वाके या वाके। चूंकि हमने अभी पिछले जो अभी हमने जस्ट देखी थी कहानी, तो उसमें सहारा कौन प्रदान कर रहा था, स्वर सहारा प्रदान कर रहा था, इसीलिए जो रा है वो हमने वा पर न लगा के किस पर लगाया है, इस आ स्वर पर लगाया, आ की मात्रा पर लगाया है। ये इस प्रकार से वा पर हमने नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि असल में कौन सहारा प्रदान कर रहा था, ये स्वर, व्यंजन नहीं कर रहा था, इसलिए। और ये चीज़ याद रखना, वर्तनी के रूप में आपकी ये गलत हो सकती है अगर आपने ये याद नहीं रखा तो। अब हम इसको अगर देखते हैं कि उसने इस प्रकार से दे दिया शब्द, अभी तुमने क्या देखा था कि वर्ण विच्छेदन दे दिया, तो इसको हम पूरा कैसे करेंगे। अब उसने दे दिया मैं ये और बोला कि इसका वर्ण विच्छेदन कीजिए, या फिर वर्तनी हम कैसे चेक करेंगे, यही एक तरीका है कि हम वर्तनी शुद्ध या अशुद्ध चेक करने का। तो हमने देखा कि जो हमारा रा है वो उसके कंधे पर है, किसके, इस वाके, या फिर इसके जो आ है उसने इसको जो आ है वो बा को उसने उच्चारण प्रदान किया, तो ये कंधे पर, जब ऐसे कंधे पर कोई सामान है, कोई चीज़ है, तो उसको उतार के हम ऐसे आगे रखते हैं। सेम वही चीज़ बा ने किया कि जब ये बा के ऊपर था, इसने उस कंधे से उतारा और कहाँ रख दिया, आगे। क्यों, क्योंकि इनका सभी का मुख किस तरफ है, इस तरफ। तो जब इसने ऐसे सामान उतारा तो ऐसा तो नहीं इसने उतार के आप पीछे पटक देगा, नहीं, उतार के आराम से आगे रखेगा। तो हमारा ये जो वा है, वा के आगे हमारा आएगा रा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बन गया, आ का हमने आ रख लिया, सा और ई की मात्रा। बस हमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि ये रा कहाँ जाएगा, रा वा के बाद जाएगा या रा जो है वा के पहले आएगा। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि जहाँ भी जिस भी वर्ण में रा अगर उसके कंधे पर बैठा है तो वो वर्ण के आगे ही रा आएगा, क्योंकि कंधे से कोई चीज़ उठाकर कहाँ रखते हैं, आगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, रा वा, और ये जो वा के ऊपर ये स्वर जो है उच्चारण प्रदान कर रहा है, बड़ा आ, दा और आ। अब ये वाला तुम्हारा हो गया गलत, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, आ। यहाँ पर हमने क्या बताया था कि कॉन्सेप्ट सेम वही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रा है किसके ऊपर चढ़ा है, सा के ऊपर। तो यानी कि जब रा उतरेगा तो सा के आगे पहुँचेगा, जब रा आएगा तो ऐसे आगे उतार कर रखेगा सा। तो हमारा आता है क्या, रा सा ई वा आ दा और आ। सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ भी यूज किया, आ का आ लिख दिया, और ये जो रा हमारा था वो सा व्यंजन के ऊपर चढ़ा था, कंधे पर बैठा। तो जब सा ने उससे जो रा उड़ा है, रा की जो रूप लगाया है, रेफ रूप, उसको जब उसने आगे उतार कर रखा तो ये आ गया आगे रा, और फिर ये सेम वही उसका वर्ण विच्छेदन कर दिया। अब अगर हम इसको पूरा करके लिखें या फिर इसको पढ़ें तो क्या पढ़ रहे हैं, आर सी वाद।
जबकि होता क्या है आशीर्वाद। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आशीर्वाद, तो ये हमारा आशीर्वाद हो गया, जबकि ये क्या हुआ आरसीवाद। तो इस प्रकार से ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। तो इस तरह से हम जो रा का रेफ रूप होता है वो लगाते हैं और उसका वर्ण विच्छेदन के द्वारा हम उसको वर्तनी देखते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं रा में, उसके बाद हम अपनी यह क्लास आज समाप्त करते हैं। केवल एक चीज़ देखते हैं जो कि छूट रही है यहाँ पर, इसके बाद रा का जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रा के साथ, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ण है पूरे वर्णमाला में जिसके साथ हम री की मात्रा प्रयोग नहीं करते हैं, वो हमारा केवल रा और रा वर्ण है। रा के साथ हम कभी भी इस तरह से री की मात्रा नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक ये फैक्ट याद रखना, रा के साथ हम री की मात्रा नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज़ कि हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा ये रू और रू, रू, हमें यही पता नहीं चलता कि ये छोटा ऊ वाला है या फिर ये बड़ा ऊ है, या ये छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। ये मात्रा, ये ऊ किसकी है, बड़ा ऊ की मात्रा है या फिर छोटा ऊ की मात्रा है। यहाँ पर देखिए इसमें कोई घुंडी नहीं लगी है और इसमें घुंडी लगी है, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि ये है आपका छोटा और ये है आपका बड़ा। अगर ऊ की मात्रा हम रा के साथ लगाएंगे तो ये हमें इस प्रकार से लगानी है, जहाँ पर छोटा ऊ होगा वहाँ पर तो घुंडी नहीं लगेगी और जहाँ पर ये बड़ा ऊ होगा वहाँ पर घुंडी लगेगी। अब इसको याद कैसे रखें वो देखते हैं। छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है, इस तरह से, बड़ा ऊ की मात्रा होती है कैसी, इस तरह से, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब एक कहानी देखते हैं कि ये किस प्रकार से ऊ और ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी है। जैसे कि हमारे परिवार में, जैसे कि किसी के परिवार में जब दो बच्चे होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, जैसे मान लीजिए परिवार है हमारा, ठीक है, एक बड़ा बच्चा है और ये एक हमारा छोटा बच्चा है। तो जब भी अगर कोई कामकाज होता है घर में या भी कोई डिसीजन लेने होते हैं तो हम सबसे पहले अक्सर कर बड़े बेटे को ही पूछा जाता है कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो यानी कि सब कुछ बोल वाला या सब कुछ कंट्रोल किसके हाथ में होता है, बड़े के हाथ में, और छोटे के हाथ में कुछ नहीं होता है, वो केवल बस मैनेज ही करता रहता है। तो ये हमारा जो बड़ा वाला जो ऊ का रूप था, उसने क्या कहा, वो था जिद्दी, उसकी तो सब कुछ बोल वाला था, सब कुछ उसी की मान रहे थे। तो वो अपनी जिद में अड़ गया कि मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, जैसे मैं सबके साथ लगता हूँ उसी प्रकार से मैं इसके साथ भी लगूंगा, रा के साथ भी। तो जो जैसे ये कू है, सभी के साथ ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती, तो यह अपने जिद में अड़ गया और उसने कहा मैं ऐसे ही लगूंगा। तो ये सेम रह गया, क्या, रू के साथ ये मात्रा आ गई सेम, क्योंकि ये बड़ा है, इसी की सब चल रही है। अब बेचारा छोटा था तो उसने कहा कि अगर हम इस तरह से रखते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, तो ये तो मैं लुढ़क जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो इस बेचारे को, छोटे को मैनेज करना पड़ा और उसने अपना फिर रूप बदला और इस तरह से सहारा इसका लिया, ठीक है। ये केवल सहारा नहीं ले रहा है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब इसने अपना रूप बदला फिर यहाँ पर इस तरह से रा में लग गया। तो रा की मात्रा हमारी ये होगी छोटे ऊ की, जो कि कैसा था, छोटा था, यानी कि मैनेज उसे करना पड़ा, यानी कि उसने अपना रूप बदला। और जो बड़ा था वो सेम उसी प्रकार से रहा, क्योंकि वह बड़ा था, परिवार में सभी उसकी मान रहे थे, उसी से सब पूछा जा रहा था, तो वो अपने सेम रूप में रहा कि मैं इसी रूप में रहूँगा, मैं नहीं बदलूँगा। तो ये इस प्रकार से हम रू और रू की मात्रा याद रख सकते हैं कि कौन से छोटे ऊ की मात्रा होती है, कौन सी बड़े ऊ की मात्रा होती है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ दोस्तों, पीछे जो हमने वर्णमाला क्लास पढ़ाई है उसकी प्रैक्टिस क्लास हमारे दूसरे चैनल पर, यानी कि SI अतुल राजपूत नाम के चैनल पर चल रही है, जो कि हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूंगा। और यहाँ पर आई बटन जो आ रही है उसमें भी उस चैनल का लिंक है, तो आप उस वर्णमाला की जो प्रैक्टिस है उसको करिए। और उस प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि वर्णमाला की जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उसमें कलेक्ट किए हैं। और प्रत्येक जैसे भी कोई भी एक क्वेश्चन है उसके जो 4 आंसर हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक को ही समझा दिया और उसको नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, नहीं, हम उस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है, क्या कहना चाहता है, फिर उसका सही आंसर देखते हैं
और देखते हैं कि सही आंसर क्यों हुआ। उसके बाद जो बचते हैं 3 ऑप्शन, हम उनको भी डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि आखिरकार ये 3 क्यों नहीं हुए और इनका क्या मतलब है, ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ताकि अगर हमारा ये क्वेश्चन ना भी आए तो कम से कम जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें से तो 100% क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो जब हम ऐसे करीब अगर 100 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, या फिर मान लीजिए एक छोटी सी मान लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी पढ़ लिए एक क्लास में, तो 10 चौको 40, यहाँ पर हमारे कितने तैयार होते हैं, 40 क्वेश्चन तैयार होते हैं। और इस प्रकार से जो 2 से 3 क्लासेस आएंगी वर्णमाला प्रैक्टिस की, तो प्रत्येक में हमें ऐसा लगता है कम से कम नहीं तो 200-250 क्वेश्चन आपके ये पूरे बन जाएंगे। तो वर्णमाला में अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहाँ से मुझे नहीं लगता है कि जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके एक भी गलत होंगे। तो चलिए आप उस प्रैक्टिस क्लास को देखिए, अच्छे से उसको समझिए, और प्रत्येक जो एनालिसिस है जो भी हम उसका एनालिसिस करेंगे वो आप अच्छे से नोट भी कर लेना, या फिर आप उसको केवल समझते रहना बस, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और जो इसकी PDF है प्रैक्टिस क्लास की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी SI अतुल राजपूत नाम से, उसकी भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास भी आपकी बर्तनी की ही होगी, ठीक है। अब देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।